गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि तमाम एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए सेट लगाते हैं और आप भी इस क्वेश्चन को देखिए और इसका जो है आंसर लगाइए, और कितना सही हो पा रहा है इसका मूल्यांकन जो है ज़रूर कीजिए। और जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन हैं, तो इसको मैं पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगा, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो छूटेगा नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि एनपीसीआई ने 2000 रुपये से ज़्यादा के किस तरह के यूपीआई पेमेंट पर 1.1% का इंटरचेंज फीस लागू किया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो है इसका हो जाएगा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूपीआई ऑपरेटर करने वाली एक संस्था है जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी एनपीसीआई। उन्होंने ही एक सर्कुलर जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि 1 अप्रैल से यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी वॉलेट था, तो वॉलेट से या कार्ड के जरिए जो भी 2000 से ज़्यादा के का जो है पेमेंट यूपीआई पेमेंट करेगा, उस पे 1.1% का जो है टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, यानी इंटरचेंज फीस ली जाएगी। ध्यान रखिएगा कि यह चार्ज मर्चेंट लेवल के लिए ही किया जाएगा। हालांकि यह जो है बोला गया है कि जो बैंक अकाउंट टू अकाउंट जो यूपीआई ट्रांसफ़र करेंगे उन्हें यह फीस नहीं लगेगी। ध्यान रखिएगा, जो अकाउंट बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट यूपीआई ट्रांसफ़र करेंगे उन्हें यह फीस नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह सर्कुलर जारी की गई है, और 2000 से ज़्यादा का यूपीआई पेमेंट करने पर 1.1% का जो है इंटरचेंज फीस लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आप पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वीवीआई क्वेश्चन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रूस से खतरे को लेकर किन देशों ने अपनी एयर डिफेंस को एकीकृत करने का समझौता किया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने 4 देश मिलके एक संगठन बनाया, और इस संगठन का नाम है नॉर्किड, यानी नॉर्किड समूह। यानी नॉर्किड का मतलब होता है उत्तरी द्वीप के समूह। इन चारों देशों ने नॉर्किड समूह बनाया। अब इस समूह में 5 देश हैं, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। इन सभी देशों ने इस समूह में एक समूह बनाकर और एक डिफेंस एकीकृत करने का प्रयास किया गया है, ताकि जो अभी जब भी किसी बाहरी देशों से इन पर आक्रमण किए जाए, तो इन सभी ने मिलके इस सभी के द्वारा उस पे जो है उस पे आक्रमण किया जा सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, यह उत्तरी द्वीप समूह के उत्तरी द्वीप समूह के संगठन है, और इसमें जो है मुख्य रूप से 3 देश की वायुसेना प्रमुख जो है इस पे एग्रीमेंट पे साइन किया है, जिसमें कि यह समझौता जो है नाटो के जो एयर चीफ जनरल हैं जेम्स हैकर उसकी मौजूदगी में हुआ है। और इसको जो है ये समझौता होने का मुख्य कारण ये है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको देखते हुए इन्होंने इस सभी देशों ने मिलकर यह समझौता किया है, ताकि आने वाले भविष्य में उन पे कोई खतरा ना हो सके। इन देशों के पास अगर देखा जाए तो 394 लड़ाकू विमान हैं, और जो भी इस सभी देशों को किसी भी तरह का युद्ध करने के लिए उकसाएगा या युद्ध करेगा, तो उन सभी को सम्मिलित रूप से यह जो है क्या करेगा, युद्ध मिलकर करेगा। तो इसीलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस डिफेंस जो एकीकृत किया गया, इसमें समझौता किया गया है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ठीक है, और आइसलैंड भी इसमें शामिल हो गया है। तो ध्यान रखिए, आंसर नंबर जो है इसका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक
विधानसभा चुनाव का ऐलान किया, यह मतदान कब होगा? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, तो किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? तो राजीव कुमार हैं। उन्होंने ही 10 मई को जो है क्या किया है? 10 मई को चुनाव का ऐलान कर दिया है, और साथ ही जो है इसका वोटिंग की गिनती कब होगी तो 13 मई को। ठीक है, 13 मई को इसका मतगणना होगा, और इसका जो है जो भी चुनाव होगा इसका रिजल्ट निकलेगा। और इसमें वोटिंग कितने चरणों में होगी? तो एक चरण में होगी। ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 224 है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई हैं। गवर्नर थावर चंद गहलोत, और राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु है। तो ध्यान रखिएगा, मतगणना कब होगी? तो ध्यान रखिएगा, मतगणना जो है वह 13 मई को होगी। ध्यान रखिएगा, और चुनाव का ऐलान किया है, यह मतगणना कब होगा? ठीक है ना। तो 10 मई को जो है 10 मई को चुनाव होगा, और मतगणना 13 मई को होगी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुनाव का ऐलान किया है तो 10 मई, और यहाँ मतगणना कब होगा? तो 13 मई को। ध्यान रखिएगा, यह 13 जून है, यहाँ 13 मई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, किस आईपीएस अफसर ने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैरकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएस अधिकारी जो हैं कृष्ण प्रसाद, उसका नाम है कृष्ण प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कृष्ण प्रकाश जो है वह गेटवे ऑफ इंडिया से मर्चेंट केव्स तक तैरकर पार किया है, और जो है यह जो उन्होंने तैरा है उनकी लंबाई कितना है, यानी उन जो तैरा है उसकी डिस्टेंस तो 16.20 किलोमीटर है, यानी 16.2 किलोमीटर की इस अभियान को 5 घंटा 26 मिनट में उन्होंने क्या किया? तय कर लिया है, 5 घंटा 26 मिनट में। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, कृष्ण प्रसाद इनका नाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को किसने खरीदा? अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को किसने खरीदा है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सिटीजन बैंक। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया, फर्स्ट सिटीजन बैंक। ध्यान रखिएगा कि यूएसए का 16वां सबसे बड़ा बैंक था कौन? तो सिलिकॉन वैली बैंक 16वां सबसे बड़ा बैंक था, और 2023 में खराब आर्थिक हालत की वजह से इन्होंने क्या किया? तो इस बैंक को, यानी सिलिकॉन वैली बैंक को फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीद लिया है। ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट सिटीजन बैंक यूएसए का 30वां सबसे बड़ा बैंक है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फर्स्ट सिटीजन बैंक है 1971 के बाद यूएसए के लगभग 35 बैंकों को अधिग्रहण किया है, यानी 35 बैंक जो है अमेरिका के, उन्हें अधिग्रहण कर लिया। कौन? तो फर्स्ट सिटीजन बैंक। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। तो सिलिकॉन बैंक को किसने खरीदा? तो फर्स्ट सिटीजन बैंक, और अब तक यह 35 बैंकों का अधिग्रहण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, भारतीय सेना ने किस बख्तरबंद रेजिमेंट को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा 49वीं आर्म्स रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। भारतीय सेना ने बख्तरबंद रेजिमेंट को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया है, तो 49वीं आर्म्स रेजिमेंट को। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया है, और यहाँ पे राष्ट्रपति की ओर से सेना प्रमुख जनरल जो मनोज पांडे हैं, उन्होंने यह सम्मान 49वीं आर्म रेजिमेंट को दिया गया है। ध्यान रखने की बात है कि यह सैन्य इकाई को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और अब तक अगर देखा जाए तो कितने आर्म्स रेजिमेंट को दिया जा चुका है? तो ध्यान रखिएगा, यह 3 आर्म्स रेजिमेंट को दिया जा चुका है, जिसमें 91 आर्मी रेजिमेंट, फिर 53 आर्म्स रेजिमेंट, और 54 आर्म्स रेजिमेंट, और इस तरह से अब जो है 49वें आर्म्स रेजिमेंट को दिया गया है। तो चौथा ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो 49वें आर्म्स रेजिमेंट कौन दिए? तो राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख जो हैं जनरल मनोज पांडे ने दिया है। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO का संवाद साझेदार देश मार्च 2023 में कौन बना? बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन में जो है कितने देश हैं? ध्यान रखिएगा 8 देश हैं, ठीक है। और इस 8 देश में सदस्य देश कौन कौन हैं? तो चीन, भारत, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ध्यान रखने की बात है कि अब कह रहा है कि इस साझेदार देश मार्च 2023 में कौन बना है। ध्यान रखिएगा कि संवाद साझेदार देश जो है, जैसे हो गया सऊदी अरब, तुर्की, श्रीलंका, कतर, नेपाल मित्र, उसके बाद कंबोडिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सारे के सारे जो है ये सदस्य देश हैं। अब कह रहा है कि इसकी राजधानी कहाँ है? ध्यान रखिएगा, सहयोग जो सऊदी अरब है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सऊदी अरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवाद साझेदार देश मार्च 2023 में कौन बना है? तो सऊदी अरब बना है, ध्यान रखिएगा। और इसके पहले कौन कौन देश थे? तो तुर्की, श्रीलंका, कतर, नेपाल, उसके बाद कंबोडिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, और सऊदी अरब जो है अब 2023 में बना है। ध्यान रखिएगा कि सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो रियाद है। और सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब रियाल यानी सऊदी रियाल। और वहाँ के किंग कौन है? राजा? तो सलमान बिन अब्दुल अजीज। ध्यान रखिएगा, वहाँ के राजा कौन है? तो सलमान बिन अब्दुल अजीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, जो कि अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे तो आप जो है इसका आंसर 100% करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा जम्मू कश्मीर का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जम्मू कश्मीर का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर इसका जो है हो जाएगा आलिया मीर को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर को मिला है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर अभी कौन है? तो मनोज सिन्हा हैं। उन्होंने वन्यजीव सम्मान को प्रदान किया। किन्हें? तो आलिया मीर को। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। कौन? तो आलिया मीर। आलिया मीर जो है एक चैरिटी चलाती है, उसका नाम है आलिया चैरिटी वर्ल्ड लाइफ, और इसी में इन्होंने काम करती हैं। और इन्हें जो है वन्यजीव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी पुरस्कार मिला है। तो आलिया मीर, आंसर नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए वैदिक हेरिटेज पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर देखिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा। गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। इन्होंने ही 23 मार्च 2023 को वैदिक पोर्टल लॉन्च किया है। और जो है यह वैदिक पोर्टल बहुत समय से प्रयास किया जा रहा था। लगभग 7 वर्षों के प्रयास के बाद 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ध्यान रखिएगा कि इसे जो है देश भर से एकत्र किए गए वैदिक ज्ञान और परंपराओं को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड किया गया है। और इस ऑडियो रिकॉर्ड को संस्कृत के अलावा इंग्लिश और हिंदी में भी उपलब्ध कराया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया? तो अमित शाह के द्वारा। और 5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। और इसमें कौन कौन से भाषा में अभी उपलब्ध है? तो संस्कृत के अलावा इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? ध्यान रखिएगा, भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ध्यान रखिएगा, कुल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन कौन जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा, निकहत जरीन जो कि 50 kg भार वर्ग के हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा है लवलीना बौर गोहेन जो कि 75 kg भार वर्ग में। और तीसरा है नीतू घंघस जो कि 48 kg भार वर्ग में। और स्वीटी बुरा जो कि 81 kg भार वर्ग में जीती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुल 4 गोल्ड मेडल जीती हैं। 2023 में जो है महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का जो है 13वां संस्करण हुआ था। ध्यान रखिएगा, 13वां संस्करण हुआ था। और यह 15 मार्च से 26 मार्च के बीच तक चला था। ध्यान रखिएगा, 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक चला था, जिसमें कि 4 गोल्ड जीत ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय
बहुराष्ट्रीय देशों के युद्ध अभ्यास कोबरा वॉरियर में भारत के किस फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा मिराज 2000। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो जाएगा, मिराज 2000। कोबरा वॉरियर, ध्यान रखिएगा कि कोबरा वॉरियर जो है एक युद्धाभ्यास जो है चलाया गया जिसमें कि भारत के तरफ से फाइटर एयरक्राफ्ट मिराज 2000 ने हिस्सा लिया। इसमें कह रहा है कि भारत, यूके, फिनलैंड, स्वीडन, यूएसए, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब, इन सभी देशों ने भाग लिया है। कोबरा वॉरियर अभ्यास जो है हर वर्ष यानी 2 बार आयोजित होती है, यानी वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। और यह जो है रॉयल एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया गया यूके का सबसे बड़ा हवाई सैनिक अभ्यास रहा है। यह कोबरा वॉरियर जो है 2023 का यूके का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास रहा है और 2023 में लगभग 70 विमान जो है इसमें हिस्सा लिए हैं। ध्यान रखिएगा। इंडियन एयरफोर्स के चीफ अभी कौन हैं? तो एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं तो BR चौधरी हैं, ठीक है। और जो है इस फाइटर का क्या नाम है? तो मिराज 2000। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में प्रस्तावित न्यायिक सुधारों के विरोध में जनता सड़कों पर आ गई जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो इजराइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। इजराइल के PM कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। इसकी राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम। यहाँ पे क्या हुआ कि 24 मार्च 2023 को एक न्यायिक सुधार के लिए बिल पास किया गया था इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। इसी कारण से इजराइल की जनता ने और वहाँ की गठबंधन सरकार थी ने मिलकर सड़क पर उतर गई और उस बिल का विरोध करने लगा। विरोध करने का कारण ये था कि वहाँ की जनता का कहना है कि यह बिल जो है लोकतंत्र को और सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करेगी। यह कानून बनने के बाद संसद में जो है पास कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और इस बिल से क्या होगा कि जिसकी भी सरकार होगी, ठीक है, जिसकी सरकार पूर्ण बहुमत से होगी वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगा। इसके कारण जो है वहाँ की जनता ने सड़क पर उतरकर पूरा विरोध किया और इस तरह से जो है वहाँ के प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू को इस बिल को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा और तब जाके क्या है कि वहाँ की जनता ने विरोध करना बंद किया। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए जो है यह बिल को टालना पड़ा और प्रदर्शन उसके बाद जो है बंद हुआ। ध्यान रखिएगा, इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है? तो इसाक इजोंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, इजराइल। इजराइल के सड़कों पे जो है आने का क्या कारण था? तो बिल आने के बाद वहाँ की जनता ने उस बिल को पढ़ा और उसके विरोध में सड़क पे आ गई और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ गया। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इजराइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि देश के पहले राज्य का नाम बताएं जहां विधानसभा में राइट टू हेल्थ विधेयक को पास किया गया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। वीवीआई क्वेश्चन है, राइट टू हेल्थ। यह विधेयक राजस्थान की सरकार के द्वारा पास किया गया। इसके तहत क्या होगा कि सरकारी और निजी अस्पताल जितने भी हैं उन सभी में इमरजेंसी के दौरान किसी भी तरह का इलाज फ्री में करेगा और फ्री का जो भी इलाज होगा उसका पैसा जो है सरकार उसकी भरपाई करेगी। और जो भी इस एक्ट का यानी विधेयक का उल्लंघन करेगा उसे 10,000 से लेकर 25,000 तक जुर्माना देना हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस विधेयक का जो है विरोध किया गया है निजी अस्पताल के द्वारा कि कोई भी आदमी हमें इमरजेंसी बताकर फ्री में इलाज करा लेगा, लेकिन क्या है कि सरकार इसको जो है पैसा देगी, लेकिन फिर भी विरोध तो किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसा किया गया, राइट टू हेल्थ विधेयक को पास किया गया है। तो राजस्थान के जो है CM कौन है? ध्यान रखिएगा, राजस्थान के CM कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। और उसके गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र। और राजधानी जयपुर है। तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देश के पहले राज्य का नाम बताएं जो कि विधानसभा में राइट टू हेल्थ विधेयक को पास किया है, राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने असम के एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना के लिए कितनी रकम के लोन की मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, $108 मिलियन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। $108 मिलियन की जो है ऋण
की मंजूरी दे दी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास, जो कि यूएसए के हैं। और ध्यान रखिए कि ये जो है परियोजना जो है असम राज्य में लागू किया जाएगा। और असम राज्य में क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत यानी हर साल बाढ़ आ जाती है और उसका बड़ा हिस्सा यानी असम का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है, और जिसके कारण जो है वहाँ की जनता को बहुत जो है परेशानी उठानी पड़ती है। इस योजना को जो है कम करने यानी इस बाढ़ को कम करने के लिए यानी इस योजना में बाढ़ और उसके कटाव को रोकने के लिए यह योजना लाया गया है। और साथ ही यह योजना 17 जिले में लगभग 60 लाख लोगों को इससे शायद लाभ मिल सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो $108 मिलियन। और इस तरह से जो है ब्रह्मपुत्र नदी की जो परियोजना है उसे अच्छे से लागू किया जाएगा। और जो है वर्ल्ड बैंक के कौन है प्रेसिडेंट? तो ध्यान रखिएगा डेविड मालपास यूएसए के हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ईपीएफओ के सरकारी भविष्य निधि पर वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत ब्याज तय की गई है? ध्यान रखिएगा, ईपीएफओ, ध्यान रखिएगा ईपीएफओ जो है करीब 5 करोड़ अंशधारकों के लिए, 5 करोड़ अंशधारक हैं इसके, और इसके लिए जो है वह 8.1%, 8.15% ब्याज दर तय की गई है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो कि अगर कहा जाए तो पिछले वर्ष यानी 21-22 में ब्याज दर 8.1 था। ठीक है, 8.1 था, अब 8.15 हो गया है। ईपीएफओ जो है उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहा जाता है, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करती है और मजदूरों के लिए यानी कर्मचारी जो भविष्य निधि संगठन है और उसी के लिए ये काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.15% जो है दर तय की गई है। और पहले कितना था 21-22 में? तो 8.1% था। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि मशहूर कॉमेडी एक्टर इनोसेंट का निधन, ठीक है, मशहूर कॉमेडी एक्टर इनोसेंट का निधन 23 मार्च 2023 को हो गया। वह किस भाषाई फिल्मों में प्रसिद्ध थे? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा मलयाली। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी जो है मलयाली भाषा के थे। ठीक है, और यह जो है किंग ऑफ होमर कहा जाता है, इन्हें मलयाली फिल्मों का किंग ऑफ होमर कहा जाता था। और इनका निधन जो है 23 मार्च 2023 को हो गया। तो भाषा था कि मलयाली, केरल में बोली जाती है भाषा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ईल मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी? ध्यान रखिएगा, ईल नाम की एक नई मछली खोजी गई है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु के कुद्दालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है और इसे तमिलनाडु मोरे ईल के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु मोरे ईल के नाम से जाना जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद ने कितने रुपये के खर्च बजट 2023-24 का विधेयक जो है पास किया है? ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर हो जाएगा इसका 45.03 लाख करोड़ रुपये। आंसर नंबर क्या हो गया? डी हो गया। जो है देखिए, भारत के जो वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हैं। उन्होंने ही 31 जनवरी 2023 को लोकसभा में पेश किया बजट को, और उनका जो है लक्ष्य है 45.03 लाख करोड़ रुपये। ध्यान रखिएगा, इसमें राजस्व प्राप्ति के लिए जो है बजट पेश किया गया है। तो राजस्व प्राप्ति के लिए कितना किया गया है? तो 26.32 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, और साथ ही पूंजीगत प्राप्तियां कितना है? तो 18.70 लाख करोड़ रुपये। तो ध्यान रखना है कि किसके द्वारा पेश किया गया? तो निर्मला सीतारमन के द्वारा 31 जनवरी 2023 को, और 45.0 लाख करोड़ रुपये का जो है विधेयक पास किया गया है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन सशस्त्र बलों के बीच वायु प्रहार अभ्यास 2023 आयोजित किया गया है? वायु प्रहार अभ्यास जो है 2023 आयोजित किया गया मार्च में।
तो किन के बीच किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो एयरफोर्स और आर्मी के बीच। आंसर नंबर ए हो गया। एयरफोर्स और आर्मी के बीच जो है परस्पर संयोजन बनाने के लिए दोनों एक साथ जो है वायु प्रहार अभ्यास को आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया? तो जम्मू कश्मीर के LAC पर। भारत और चीन के बीच जो तनाव है तो उन्हीं के बीच जो है इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने युद्धाभ्यास किया और यह एक्सरसाइज जो है मार्च 2023 में किया गया। ठीक है, दूसरे सप्ताह में, कहने का मतलब मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह में लगभग यह अभ्यास 96 घंटे तक चला, 96 घंटा तक। ठीक है, यह अभ्यास चला और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोनों के बीच यानी वायुसेना और आर्मी के बीच जो है युद्ध के माहौल में तालमेल को बैठाना है ताकि किस तरह से युद्ध किया जा सके हैं। ध्यान रखिएगा कि इंडियन आर्मी की जो पूर्वी कमान है वो कहाँ पे है? तो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। और एयरफोर्स के पूर्वी कमान कौन है? तो शिलोंग, ठीक है, जो कि मेघालय में है। आर्मी के चीफ कौन है अभी वर्तमान में? तो जनरल मनोज पांडे। और एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे हैं। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा आर्मी और एयरफोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा किस राज्य विधानसभा ने मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए विधेयक पेश किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो गया। छत्तीसगढ़ की सरकार, यानी छत्तीसगढ़ में जो है CM कौन है? तो भूपेश बघेल हैं। इन्होंने ही एक बिल 2023 में विधानसभा में पेश किया और इस बिल में जो है पत्रकारों, मीडिया संस्थान, मीडिया कर्मी और मास मीडिया समाचार संग्रहकर्ता, इन सभी प्रशिक्षुओं को, जो भी मीडिया कर्मी हैं उन सभी को रजिस्ट्रेशन कराने का भी प्रावधान किया गया है। और साथ ही इसमें इन्हें मीडिया कर्मी को सुरक्षा भी प्रदान किया जाएगा और इसकी शिकायत को निपटाने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष जो हैं सेवानिवृत्त जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी होंगे वही होंगे। और इस तरह से जो भी मीडिया कर्मी झूठी शिकायत करने वाले मीडिया कर्मी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और उसके तहत जो है एक सदस्य का संगठन जो बनाया जाएगा उसमें एक महिला अधिकारी सहित जो कि 10 वर्ष के अनुभव होने चाहिए उन सभी को, और 3 मीडिया कर्मी होंगे जिसमें कि 2 वरिष्ठ अधिकारी होंगे और एक महिला अधिकारी होगा जिन्हें कि 10 वर्ष का अनुभव होगा। और इस तरह से बिल पारित करके वहाँ की मीडिया कर्मियों को सुरक्षा देने की व्यवस्था की गई है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो है इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो आंसर नंबर सी हो गया। तो चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफेयर्स जो है आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाहे आप बिहार SSC का कर रहे हों या CGL का कर रहे हों, बिहार दरोगा, तमाम तरह के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। तो आज के लिए यहीं तक। फिर जो है मैं एक दिन के जस्ट बाद ही वीडियो अपलोड करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करता हूं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।